बेटा क्वेश्चंस कर लिए थे जो होमवर्क दिया था, सॉल्व हो पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, सो कल हमने ऑर्डर स्टडी किया था, रेट कांस्टेंट के यूनिट पढ़े थे एंड द रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। ऑर्डर की डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट क्या है, एंड ऑर्डर का प्रैक्टिकली मतलब क्या है। ठीक है, अगले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चंस और हैं, तो वो तुम लोग निकालना, लिख लेना क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट of a reaction is 3 into 10 raised to power 2 per hour. What is the order of the reaction? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इतना, मैं दूसरा लिखती हूँ। हरगुन बेटा तुम भी क्लास लगा लेना, दोबारा सॉल्यूशन की क्लास लगेगी आज 7 to 8। कम आता है ना वो चैप्टर, आई थिंक तुमको भी। ला लूंगी मैम। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज halved when the volume of the vessel is doubled. What is the order of the reaction? जशन बेटा तुमने कोई बुक नहीं स्टार्ट करी सॉल्व करनी? कर दो, अभी टाइम है। ठीक है, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेई ना, तो कोई प्रीवियस ईयर या कुछ कोई बुक लेके, या पहले आसान करनी है तो MTG एट इट्स फिंगर टिप्स कर लो, फिर उसके बाद जेई प्रीवियस ईयर कर लेना। अब देखो मान्या को मैंने बुक रिकमेंड की थी तो उसकी अच्छी तैयारी हो रही है, एक चैप्टर हमने कुछ डाउट्स भी डिस्कस किए थे, तो उसे ये पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। पिया, हरगुन बेटा तुम लोगों को तो बोर्ड करना है ना, उसके बाद तो आगे कुछ और करना है, तो तुम अब NCERT पे फोकस करो मेन। ठीक है, उससे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ मैंने जेई देना है, बट मैंने BR का देना है, उसमें केमिस्ट्री नहीं आती, ओनली मैथ्स एंड ड्राइंग। ओके, हाँ ठीक है, तो केमिस्ट्री का तुम फिर बोर्ड के लिए अच्छे नंबर ले आओ। ठीक है, NCERT रखो। हाँ जी, करो बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व। हाँ प्रभनु ठीक है, तुम्हारा पहले का आंसर ठीक है। के यूनिट दे रखे हैं फर्स्ट में तुमको, और तुमको ऑर्डर निकालना है। सभी लोग बताओ मुझे चैट में, अपना अपना आंसर लिखो। के यूनिट दिए हो और ऑर्डर निकालना हो। के का क्या क्या नाम होते हैं? के हरगुन नाम बताना, के का कोई और, रेट कांस्टेंट का कोई और नाम था? यस पिया, मान्या? स्पेसिफिक आगे रिएक्शन रेट। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिख देते हैं कई बार, या वेलोसिटी कांस्टेंट। प्रभनुर सेकंड का गलत है बेटा। हाँ जी, बाकियों का क्या आ रहा है फर्स्ट का? इसमें क्या करते थे, पहले जर्नल लिख लो ना एक्सप्रेशन,
लेट ऑर्डर बी एन। रेट के यूनिट क्या होते हैं? अब तुमने लिखा होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मैं बोल रही हूँ पर आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों पर आर लिखा है मैंने? क्योंकि मुझे के आवर में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब रेट में जो टाइम है वो भी मुझे आवर में लेना चाहिए। ये बातें ध्यान रखनी है। ए क्या है? कंसंट्रेशन ए की, ये कट गया तो एन की वैल्यू 1 आ गई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तभी मुझे कोई आंसर नहीं आया। तुम लोग यहाँ पे सेकंड लगा रहे थे, उससे भी हो जाएगा, फिर इसको आवर के वो करना पड़ेगा सेकंड में, और उसका कोई मतलब नहीं ना बनता, सीधा इसी को आवर कर लो। हाँ जी, ये निकला किसी का? देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो गया। मैं यहाँ पे करती हूँ, थोड़ी जगह है। पहला रेट ऑफ रिएक्शन आर था, तो नया रेट ऑफ रिएक्शन R/2 है। ठीक है, नहीं प्रभु ध्यान दो, कब हुआ हाफ नया रेट? जब वॉल्यूम वेसल का डबल हो गया। अच्छा, हम लिख देते हैं कि पहले जब रेट आर था तो जर्नल मैंने रेट लॉ लिख दिया, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी एन। ठीक है, तो अब तुम मुझे ये सोच के बताओ, किसी वेसल का मैं वॉल्यूम डबल कर दूं तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आता होता है? बोलो, वॉल्यूम डबल करने से कंसंट्रेशन क्या आधी नहीं हो जाएगी? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर या मोल बटा वॉल्यूम ही लेते हो ना कंसंट्रेशन। वॉल्यूम डबल कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो गई। समझे ये बात? बस अब डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड करके निकालो, n की वैल्यू 1 आएगी। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? डिवाइड करके बताऊं? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दिया। तो कंपेयर करो, n वैन आ गया। क्लियर है? बेटा इसने जानबूझ के कंसंट्रेशन की बजाय वॉल्यूम में चेंज दे दिया ना, मतलब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि तुमको पता लगना चाहिए जब वॉल्यूम डबल कर देंगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। शुड आई मूव अहेड? मैम 2 n की वैल्यू 1 कैसे आई? 2 की पावर n इक्वल्स टू 2। हाँ, ये 1। बेस। अच्छा, यहाँ तक मैं पहुंच गया था, मैं पता नहीं मैं आगे क्यों नहीं कर पाया। यहाँ तक पहुंच गए थे? यस मैम, आगे मैं पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ओके चलो ठीक है, आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो कंपेयर ही करना फर्क है। अब अगला टॉपिक कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बेटा, समझने वाला है, इसमें थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स जिस दिन हमने चैप्टर शुरू किया था, हमने क्या बोला था? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन वो भी हमने कुछ स्टडी करे थे, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म का हल्का सा पोर्शन अभी हम स्टार्ट कराएंगे, बाकी आगे डिटेल में आएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से फिर हम देखेंगे एक टर्म मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी एक टर्म हम ऑर्डर पढ़ के आए हैं, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन बनता है, बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का पूछते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो वो समझने के लिए पहले हम हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। वैसे तो ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है, हमने तो बस ये लिखना है कि मैकेनिज्म का मतलब क्या है एक लाइन में। सिंपल सी बात है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो उसकी मैकेनिज्म है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या?
हमने क्या डायरेक्ट बोल दिया A से B बन गया, ठीक है। बट ये तो ओवरऑल रिएक्शन होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही हो जाएं। हो सकता है पहले A से कोई इंटरमीडिएट I बना हो, जैसे तुम इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक में पढ़ के आते हो, कार्बोकेटाइन, कार्बाइनाइन, कार्बीन्स, वो सारे इंटरमीडिएट होते हैं, और उसके बाद कुछ और बना हो, ठीक है, फिर प्रोडक्ट बना। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं एक्चुअल में जो किसी भी रिएक्शन में होते हैं उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ द एक्चुअल, लिख लेना ये, it is the actual sequence of steps, reaction steps लिख लो, it is the actual sequence of reaction steps through which the reaction occurs। तो मैकेनिज्म क्या है कि सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के जो स्टेप्स हो रहे हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से जो रिएक्शंस हैं वो दो टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ reactions based on the mechanism। एक तो होते हैं बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में हो जाते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नाम से पता लग रहा है जो ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसे लिखो, बेस्ड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। Based on reaction mechanism, reactions are of two types, elementary reactions and complex reactions। तो elementary reactions के नीचे हम क्या लिखेंगे? Reactions which complete in single step are called elementary reactions। and यहाँ क्या लिखेंगे? Reactions which complete in more than one step, that is multiple steps, are complex reactions। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो एक ही स्टेप में हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होते हैं, जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऑर्डर के रिलेटेड आते हैं। कैसे देखते हैं? ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा ध्यान देना, ये जो बोर्ड में तो बेटा इस टॉपिक में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी मैं कराऊंगी अभी, या मैक्सिमम ये क्वेश्चन आ जाता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं जो चीज़ बताने लगी हूँ उसके रिलेटेड कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आएंगे। ये जो चीज़ है ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? जो रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है ना। जैसे हमने लिखा था कि ओवरऑल रिएक्शन तो A to B है, बट वो पहले इंटरमीडिएट में बदला, फिर सेकंड इंटरमीडिएट में बदला, फिर बना। तो जब ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो जो रिएक्शन का ओवरऑल रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो स्लोएस्ट स्टेप के रेट पे डिपेंड करता है। क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे मान लो कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री है ना। सपोज करो एक साइकिल बनाने में 3 पार्ट यूज होते हैं, ऐसे हम बना लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी। ऐसे कोई 3 पार्ट है, 3 मशीनें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, हर मशीन
एक मशीन ये पार्ट बना रही है, दूसरी मशीन ये पार्ट बना रही है, तीसरी मशीन ये पार्ट बना रही है, और जब हम तीनों पार्ट्स को जोड़ते हैं तो ये एक साइकिल बनती है। सपोज करो ये साइकिल है, बाईसाइकिल, ठीक है। तो एक बाईसाइकिल बनाने के लिए हमें एक एक तीनों के चाहिए। अब 3 मशीन्स लगी हैं, एक मशीन किसी रेट से इसको बना रही है, मान लो वो एक दिन में इसके 10 पीस बनाती है। इसको बनाने वाली मशीन मान लो 8 पीस बनाती है, इसको बनाने वाली मशीन मान लो ये 5 ही पीस बनाती है। जब दिन ख़त्म हुआ तो इतने इतने पीस बन के तैयार हैं। तो हमने इनको जोड़ के साइकिल बनानी है, किसी बंदे की ड्यूटी है कि इनको जोड़ के साइकिल बनाओ। तो मुझे बताओ कि एंड में, दिन के एंड में कितने बाईसाइकिल तैयार हो पाएंगे? फाइव ही होंगे, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर बाईसाइकिल में इसका एक पीस भी चाहिए। इसके तो 5 ही पीस हैं। इसका मतलब जो ओवरऑल रेट हुआ वो किसके रेट पे डिपेंड हुआ? जो स्लोएस्ट रिएक्शन था। समझ गए ये बात? ऐसे ही जब कोई रिएक्शन ज़्यादा स्टेप्स में होता है तो ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। एंड स्लोएस्ट स्टेप को हम RDS बोलते हैं। RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या एक्ट करता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्ट करता है। एंड उसी पे ही रिएक्शन का ऑर्डर भी डिपेंड करेगा। चलो मैं अब लिखते हैं हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, ठीक है। लाइन बना लेना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टेक प्लेस इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप, या मल्टीपल स्टेप बोल सकते हैं हम। एंड उनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? RDS। उसका नाम होता है कि इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ना क्या है भाई? हमने तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर पढ़ना है। तो हमें ये पता चला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक RDS प्रेजेंट होता है। फिर ये पता चला कि जो रिएक्शन का ओवरऑल रेट है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वाई? बिकॉज दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। फिर उसके बाद ये पता चला कि जो रिएक्शन का रेट लॉ है वो भी हम किसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं? उसके RDS के अकॉर्डिंग, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, जो कि रेट को डिटरमाइन करता है। रेट लॉ क्या था? रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है किसी भी रिएक्शन का जिससे हमें पता चलता है कि कंसंट्रेशन का क्या एक्चुअल इफेक्ट क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। जैसे ये जर्नल रिएक्शन है, मैं तुमको बोलूँ इसका रेट लॉ लिखो, तो कैसे लिखते होते हो? ऐसे लिखते हैं हम, अल्फा एंड बीटा may or may not be equal to the stoichiometry coefficient. It is determined experimentally. तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो हम रेट लॉ लिखेंगे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज़ ना पता चले तो पूछ लेना। अब बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो क्या लिखोगे? In a complex reaction, it takes place in multiple step and the slowest step is called rate determining step. और क्या पूछ सकते हैं? What is elementary reaction? What is complex reaction? ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। ये ओवरऑल रिएक्शन मान लो उसने तुमको दे दिया और उसने तुमको इसके मैकेनिज्म भी दे दी। ये दे बोर्ड मतलब पेपर में ही आएगी, मैकेनिज्म तुमको दे दी। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और उसने ये लिख के दे दिया कि ये स्लो स्टेप है, 2 स्टेप में हो रहा है, और ये फास्ट स्टेप है, ठीक है। आई इंटरमीडिएट है। अब तुम वैसे एक अपनी कंफर्मेशन के लिए दोनों को ऐड करके देखो, यही रिएक्शन बनेगा, आई तो कट जाएगा। अब तुमको वो बोलेगा कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए, ये बोलेगा। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनका जब हमको रेट लॉ लिखना होता है तो हम कौन से स्टेप को पकड़ते हैं? RDS को, जो कि स्लो स्टेप होता है,
ठीक, तो इसका हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, स्मॉल r डालते हैं, इसमें क्या रिएक्टेंट है, ए बी, ये इसका रेट लॉ है, दैट्स इट। आगे बात समझ में, इस रिएक्शन का ये रेट लॉ होगा। क्यों है ये, क्योंकि मैकेनिज्म से हमें पता चल रहा था कि ये स्लो स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, और कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। ये मान लो उसने ओवरऑल रिएक्शन दे दिया और इसकी मैकेनिज्म वो तुमको लिख के दे रहा है, A+3B, देखते जाना अभी। ये KF, ये पता है ना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे ही लिखते होते हो ना, रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ये ऐसे रिलेशन होता है। कंफ्यूज मत हो जाना ये चीजें देख के कि ये पता नहीं क्या लिखा है KF KB। ये स्टेप 1 था और ये उसने लिख के दिया कि ये फास्ट स्टेप है, इस ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रहा है। और सेकेंड पार्ट में ये दिया तुमको, I gives you B+C, ठीक है, और इसमें उसने लिख दिया स्लो स्टेप। ये 2 स्टेप दिए, ऐड करके देख सकते हो, यही बनेगा, क्योंकि इधर 3 भी है, इधर भी है, तो नेट 2 भी आएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, उसने तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उसका रेट लॉ लिखिए। जब उसका रेट लॉ लिखना होता है, वी नो दैट वी हैव टू यूज द RDS स्टेप विच इज द स्लोएस्ट स्टेप। सो हमने K लगाया, रेट कांस्टेंट, और I है ना। I अब क्या है, I इंटरमीडिएट है। अब ध्यान देना, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने सिंपल लिख दिया था। क्यों, क्योंकि मेरे रेट लॉ में जो A और B आ रहे थे वो एक्चुअल रिएक्शन में भी रिएक्टेंट थे, तो मैं यहीं पे आंसर छोड़ सकती हूँ। बट जब ऐसे मैकेनिज्म हो कि जब तुमने रेट लॉ लिखा और तुम्हारे रेट लॉ में एक्चुअल रिएक्टेंट नहीं आए, या मान लो एक्चुअल रिएक्टेंट एक आया और एक इंटरमीडिएट भी आ गया जो एक्चुअल रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो तुम आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते। तुमको उस इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट की टर्म में रिप्लेस करना पड़ता है। कैसे, पहले तो तुम रेट लॉ लिखोगे ही स्लो स्टेप से, लिख लिया हमने। अब हम I को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ A एंड B। वो कैसे रिप्लेस करेंगे, वो रिप्लेस करने के लिए मुझे ये वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। समझ गए यहाँ तक? यस मैम। स्टेप 1 देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ मैं स्टेप 1 का, KC, जो कि तुम जानते हो KF/KB। KC लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। आता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, कैसे लिखते होते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि प्रोडक्ट I है अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A एंड B रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट, ये चीज़ है ना। KC लिख लो, या बेटर है KF/KB लिख लो। क्यों, क्योंकि दिया हमको KF/KB है यहाँ पे। ये लिख लिया हमने फास्ट स्टेप से। मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे I को रिप्लेस करना है। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा इंटरमीडिएट है वो ये बैठ रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब मैं इस इक्वेशन को कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, मैं इसको यहाँ यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन रिप्लेस माई इंटरमीडिएट विद दिस एक्सप्रेशन। क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने रेट लॉ लिखा हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट थे वो नहीं आ रहे थे, उसकी बजाय इंटरमीडिएट आ रहा था। तो जब भी ऐसा होता है हमको रिप्लेस करना पड़ता है। ये K तो रेट कांस्टेंट है, I को रिप्लेस किया मैंने KF/KB करके, ये बन गया। अब देखो, अब है ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी है, तो कांस्टेंट से ना, तो कोई भी कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक कांस्टेंट ही होता है, जिसको हम नया कांस्टेंट लिख लेंगे तो
मैं इधर लिख रही हूँ, बेटा स्पेस नहीं बची मेरे पास। लास्ट स्टेप है K इंटू के एफ अपॉन के बी को मैं लिख रही हूँ K डैश, ये R था और ये बन गया मेरा रेट लॉ। दिस इज माय आंसर। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को मैंने क्या बताना चाहा है इन दोनों एग्जांपल्स को लेके? प्लीज रिप्लाई मी इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन डिस्कस विद मी। यस मैम। मैम अगर पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम ना होता, सीधा ही मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होता, तो फिर सीधा ही ए बी क्यूब पुट कर देते। वो देंगे ही ऐसे कि होगा ही होगा, नहीं तो मतलब तुम मैम नहीं होता निकाल तो नहीं फिर सकते। नहीं तो ए वो बी फिर क्यूब पुट करते फिर। नहीं, वो ऐसी इक्वेशन देगा कि जिसमें ऑलरेडी ए बी आएंगे, अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही इंटरमीडिएट रिप्लेस हो पाएगा। ओके मैम। ठीक है, एक बार देख लो। मैं बेटा बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे। जशन, मान्या, पिया, हरगुन, समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हमने अभी तक क्या पढ़ा? ये टॉपिक जो हमने आज शुरू किया वो क्या था? हमने देखा कि रिएक्शंस दो टाइप के हैं। कई रिएक्शंस तो एक ही स्टेप में हो जाते हैं, उनमें कोई इंटरमीडिएट वगैरह बनता नहीं है, उनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। कई रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शंस में एक स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। दैट इज़ अंडरस्टूड। वो हमने इस एग्जांपल से देख लिया कि जो रिएक्शन सबसे स्लो हो रहा है उसी पे ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है। तो फिर हमने देखा कि जब हमने ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर लिखना होता है तो हमको स्लो स्टेप यूज़ करके लिखना पड़ता है। उसमें ओवरऑल रिएक्शन के रिएक्टेंट आ रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट बिकम द आंसर डायरेक्टली। बट कई केसेस में तुम्हारे रेट लॉ में उनकी बजाय इंटरमीडिएट आ जाता है, तो वो इंटरमीडिएट को हमको रिएक्टेंट की टर्म में रिप्लेस करना होता है और क्वेश्चन इसी ढंग से दिया होगा। ठीक है, तो ये बात बस ध्यान में रखनी है कि इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। ये जो क्वेश्चन बताए हैं ना, ये कंपटीशन में आएंगे, ये बोर्ड में नहीं आएंगे। बोर्ड में से इसमें से बस ये पूछेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड ऑल दैट। मॉलिक्यूलैरिटी में से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है रिएक्शन की? सिंपल सा कंसेप्ट है, तुमको पता है। एक बेटा कोलिजन थ्योरी होती है। कोलिजन थ्योरी क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए, जैसे मान लो हम C+D को मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, फिर रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है। ये सारा कंसेप्ट कोलिजन थ्योरी के अंडर आता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखूं, अमोनियम नाइट्राइट, ये डिकम्पोज हो गया इसमें। ठीक है, एक मैं रिएक्शन लिखूं ये वाला। अब इसमें तो एक ही रिएक्टेंट है, हम एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मान लो यही रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ, इसमें सिंपली इसकी डिकम्पोजिशन हुई है ना। इसमें एक रिएक्शन में कितने HI के मॉलिक्यूल हैं? 2 थे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड हुए होंगे तभी जाके रिएक्शन होता है। सिमिलरली मान लो मैं एक और रिएक्शन लिख रही हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू 2NO2। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड हुए हैं? 2 NO के प्लस एक ऑक्सीजन का। तो कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं ताकि रिएक्शन हो पाए, उस नंबर को मॉलिक्यूलैरिटी बोला जाता है। जैसे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, एक ही है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुआ? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which may be atoms, which may be ions, which may be molecules which collide simultaneously to bring out the reaction. But practically molecularity 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा पॉसिबल?
उसका रीज़न बेटा ये है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियस कोलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लो हमने कोई ये रिएक्शन लिख दिया 5A + 10B + 16C गिव्स यू प्रोडक्ट। अब इसमें तो लगता है कि 15 और ये 16 इतने सारे ऐड करो, इतनी मॉलिक्यूलरिटी है इसकी, देखने में तो लगेगा, बट ऐसे रिएक्शंस एक्चुअल में एक स्टेप में नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं ये। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हम हर स्टेप की अलग से मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक एक स्टेप की अलग से देखी जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में देखने में लगता है बट एक्चुअल में उनकी मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऐड करके नहीं करते, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं एंड हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग से स्टडी करनी पड़ती है। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिख लो या कोलाइडिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टेंट या कोलाइडिंग स्पीशीज एटम मॉलिक्यूल और आयन which collide simultaneously, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, simultaneously, to bring out the complete reaction। आगे बात समझ में? तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा हम एक स्टेप के लिए ही बताते हैं, ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं हम मॉलिक्यूलरिटी बताते। यूनिमॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, इसको ट्राई मॉलिक्यूलर या इसको टर मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, ये वर्ड भी यूज होता है, टर मॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 1, बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 2, ऐसे, या ट्राई मॉलिक्यूलर। आगे बात समझ में? प्रैक्टिकली मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। देखने में लगेगा बट वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम दिखा देते हैं, 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी या उसके बराबर होगी। m क्या है? मॉलिक्यूलरिटी। और बेटा ना तो ये 0 हो सकती है, जैसे ऑर्डर तो 0 होता है, ना ये फ्रैक्शन में होती है, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी, ना ये नेगेटिव में होती है। ऑर्डर तो हमने देखा था 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही रहेगी, ना तो ये 0 हो सकती है, ना नेगेटिव में, ना फ्रैक्शन में। नेचुरली उनका कोई मतलब ही नहीं बैठता, तुम देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये थी मॉलिक्यूलरिटी। अब क्या पूछते हैं? डिफरेंसेस पूछ लेंगे, उसमें हम क्या क्या डिफरेंसेस बना सकते हैं। अब हमें सारा कंसेप्ट पता लग गया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है। अब डिफरेंसेस तो आराम से लिखे जाएंगे, नोट्स में भेज दूंगी, तुम कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो, कल भी भेज दिए थे वो, अपनी कॉपी में अच्छे उसको हेल्प से नोट बना लेना। और इस वीक टेस्ट में फिर से बोल देती हूँ, हमने डिसाइड किया था सॉलिड स्टेट प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट, और कर पाए तो जितना केमिकल काइनेटिक्स होगा देख लेना, बता देना मुझे, वो भी ऐड कर दूँगी। कल सोच के रख लेना, अभी तो मैंने बनाना नहीं शुरू किया, कल शुरू करूँगी। हाँ जी, क्या क्या लिख सकते हैं? देखो पहले तो इनकी डेफिनेशन ही इनका डिफरेंस बन जाएगी। मान्या, ऑर्डर की क्या डेफिनेशन होती है बताना जरा। मैम सम ऑफ पावर्स टू विच मतलब कंसंट्रेशन आर रेज्ड। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जरूर लिखना है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो लिख लेना, पता है तुमको। एंड मॉलिक्यूलरिटी अभी हमने किया है, इट इज द नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज या रिएक्टेंट विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन। सेकेंड, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, जबकि मॉलिक्यूलरिटी हम इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या लिख दोगे भाई? ऑर्डर इज एनी रियल वैल्यूड में बी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, एंड मॉलिक्यूलरिटी इट विल ऑलवेज बी
positive integral value. It cannot be zero, it cannot be fraction, it cannot be negative. Fourth, मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डर की कोई भी रियल नंबर हो सकता है. हमने किया है कि ऑर्डर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर होगा, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3. ये डिफरेंसेस बन जाएंगे. दोबारा रिवाइज करा देती हूँ. ऑर्डर क्या है? सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised in the rate law expression. Molecularity क्या है? It is the number of colliding molecules which collide simultaneously to bring out the reaction. It can be determined only experimentally. It is a theoretical concept. It will be any real value, positive, negative, 0. It will only be positive integral value. Maximum value will also be any real value wherever molecularity will be greater than 0, less than equal to 3. क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे. सारा बता दिया मैंने. अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज, मैथ्स ही है बस जो अभी हमने पढ़ना है. मैं नई मीटिंग शुरू कर रही हूँ, ज्वाइन करना. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस. मैं डेरिवेशंस कराऊंगी, बट डेरिवेशन कभी केमिस्ट्री में पूछेंगे नहीं, ना बोर्ड में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. बट होता क्या है, डेरिवेशन बहुत इजी है. तुम लोग तो फिजिक्स में भी बहुत सारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते ही हो, तो फिर तुमको ना क्रैम नहीं करना पड़ेगा. अदरवाइज तुमको एक्सप्रेशन याद रखने पड़ेंगे. डेरिवेशन सीख लोगे तो 1 सेकेंड में अपने आप निकाल सकते हो. तो लेट्स सी कि ये इसका मतलब क्या है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस होते क्या हैं. मान लो कि मेरे पास कोई रिएक्शन है A to B. क्या है? कोई रिएक्शन है A to B. अब इसका मैंने रेट लॉ लिखना है. मान लो N ऑर्डर है, ठीक है. R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन. K क्या है? रेट कांस्टेंट. A स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन. अब हमने ये भी सीखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में सीखा था ना, जब रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है वो समझाया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं. रिएक्टेंट में हम एक माइनस साइन लगाते हैं ताकि ओवरऑल रेट पॉजिटिव बन सके. प्रोडक्ट की यहाँ ज़रूरत ली इसलिए मैं अकेला ये लिख रही हूँ. हैं तो दोनों ही आर क्या हैं? दोनों रेट ऑफ रिएक्शन ही हैं दोनों. ठीक है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. ये रेट लॉ की टर्म्स में है, ये जर्नल एक्सप्रेशन हो गया. दोनों ही रेट थे तो इक्वेट कर दिया. ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है. इनको सॉल्व करके हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. बट डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में इनको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होता है, इसलिए हम इनकी इंटीग्रेशन करके इनको इंटीग्रल रेट लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस बोलते हैं. आई बात समझ में? तो वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें चाहिए क्यों होते हैं? ताकि हम ऑर्डर की वैल्यू निकाल पाएँ और ऑर्डर की हेल्प से हम के की वैल्यू निकाल पाएँ. तो हम डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जैसे 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, कोई भी फ्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं. तो फॉर बोर्ड्स ओनली 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर के हमारे सिलेबस में है. ठीक है, एंड कॉम्पिटिशन के लिए सेकंड भी आ जाता है. सेकंड तक तो आराम से ही आता है, थर्ड भी कई बार आ जाता है. और एक्चुअली ये सारे जर्नल एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं nth ऑर्डर लेके, उसमें भी सारा कवर हो जाएगा. बट ये दोनों तीनों तो तुमको मैं अलग अलग भी इनकी डेरिवेशन कराऊंगी, फिर जर्नल की भी डेरिवेशन करा दूंगी. तो हम शुरू करेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन से. 0 ऑर्डर रिएक्शन
तो इसकी पूरी हेडिंग अलग से ये बनती होती है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि कोई रिएक्शन था A to B और मान लो कि वो जीरो ऑर्डर था, तो उसका रेट लॉ कैसे लिखोगे? जशन मुझे बताओ कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं क्या वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उनका रेट? मैंने क्या पूछा है जशन कि जो जीरो ऑर्डर कोई भी रिएक्शन है उसमें जो रेट होता है क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पावर ही जीरो आ रही है, उससे डिपेंडेंसी है नहीं, कांस्टेंट है, एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और हम क्या लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन हम ये लिखते होते हैं। तो दोनों रेट हैं, इट मीन्स इक्वेट कर दो, ये के के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको देखना ऐसे लिख सकती हूँ, ये डी टी में इधर लेगी माइनस इधर लेगी, इंटीग्रेटेड बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स भी डाल लो। अब ये एक कंसंट्रेशन है, ठीक है, टाइम के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी की लिमिट 0 टू टी, इनिशियल टाइम मतलब 0 से शुरू कर लिया टी टाइम तक, और जब टाइम 0 था, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन को हम ए नॉट बोलते हैं। ए नॉट हम किसके लिए रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, और ए टी कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, मतलब ए से बी जा रहा है। जब टाइम 0 था इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, कुछ टाइम भी था टी तो इसकी कंसंट्रेशन 80 रह गई। मान लो 100 से शुरू किया था 70 रह गया, तो 100 ए नॉट है, 70 80 है। समझ में आ गई ना लिमिट्स? अब मुझे बताओ डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है, आता है ना इतना, तो डी ए की इंटीग्रेशन ए हो जाएगी। ठीक है, और हम लिमिट्स डालेंगे ए नॉट टू ए टी, माइनस के बाहर आ गया, डी टी की इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स डालेंगे 0 टू टी। तो अब इसकी लिमिट पुट करो, ए टी माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0। अगला पेज पे जाना पड़ेगा हमको, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, नोट कर लिया? चलो अगले पेज पे, क्या रुकूं अभी? एक तो बिल्कुल बोलते नहीं हूँ, कई बार तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ, हैं? मैम एक मिनट, डन मैम। बेटा बाकियों ने कर लिया? Yes, ma'am. तो ये क्या बनेगा, ए टी एक साइड रख लो, बाकी इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। देख लो, दोबारा दर्शन कर लो, इधर जाके प्लस हो गया, ये तो 0 ही था, ये माइनस के टी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। अब यहाँ तो ये याद कर लो, यहाँ डेरिवेशन सीख लो कि ड्राइव कर सको। दोबारा आती हूँ मैं, क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस हमको समझने हैं। क्यों समझने होते हैं? हमको ऑर्डर निकालना होता है अल्टीमेटली, या टाइम निकालना होता है, रेट कांस्टेंट निकालना होता है। हमने कोई रिएक्शन लिया, इसको मैंने ज़ीरो ऑर्डर सपोज कर लिया, इसका मैंने रेट लॉ लिखा, और मैंने जनरल रेट का एक्सप्रेशन लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, डी एक साइड रखा, इधर ले गई माइनस और डी टी, फिर मैंने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म से हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म बनानी थी। ए क्या है, कंसंट्रेशन, तो लिमिट्स कंसंट्रेशन शुरू में ए नॉट थी, कुछ टाइम बाद ए टी रह गई, टाइम 0 से टी, मैंने लिमिट्स पुट कर दी, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें ये चीज़ें हैं क्या, इनको याद रखना है।
80 स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेना, कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कितनी बची हुई ये कंसंट्रेशन है, 100 से शुरू किया, 70 जो रह जाएगी वो। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, अब कई बार देखो ऐसे भी लिख सकते हैं वो इस एक्सप्रेशन को, कहीं तुम फिर कंफ्यूज होते फिर के टी वो इधर ले जाए और इसको ऐसे लिख दें ए नॉट माइनस ए टी। मान लो कि टी निकालना है, कितना टाइम लगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। कई बार के पूछेंगे क्वेश्चन में तो ये बन जाएगा, मुड़ तुड़ के कुछ भी निकालना डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये रिजल्ट है, हर एक ऑर्डर का डिफरेंट एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, पर्सनली मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि डेरिवेशन सीख लो, क्योंकि एक भी टर्म इधर उधर हुई फिर गड़बड़ हो जाती है। और ज़ीरो और फर्स्ट तो मिनिमम करने ही है, वो ही याद नहीं रह पाते। मैंने एनालिसिस किया काफ़ी टाइम से, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इनमें कई चीज़ें सिखानी है और भी, बट उससे पहले एक न्यूमेरिकल है ताकि तुमको पता लग जाए कि एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, देखो केमिस्ट्री तो है ही नहीं, कहीं सारा मैथ है, सबसे ज़्यादा मैथ इस चैप्टर में है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर इन ए मतलब रिएक्टेंट ए था, इज 0.003। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ज़ीरो ऑर्डर जब होता है तो के की यूनिट क्या होते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, के क्या है? मोल पर लीटर पर मोल सेकंड। पर लीटर पर सेकंड। देखो के दे यूनिट आर वाले ही होंगे ज़ीरो ऑर्डर वास्ते। ठीक है, इसने दे रखे हैं, आगे बोलता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन इन ए मतलब ए की पूछ रहा है, टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। चलो करो जरा अच्छा सा, बड़ा आसान है, पहले डाटा जो सिखाया हुआ, रेट कांस्टेंट के दिया, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन हो रहा है ए टू पी, वो ज़ीरो ऑर्डर है। जैसे मैं अप्रोच करती हूँ ना न्यूमेरिकल, हमेशा ठीक आपका जाएगा, तो वो मेथड सीख लो। ज़ीरो ऑर्डर है और के की वैल्यू है, ठीक है, 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग मतलब टी पूछे, विल इट टेक कितना टाइम लगेगा, फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू फॉल फ्रॉम एन टू एन। ਇਹਦਾ मतलब ये इनिशियल है, ए होगी ए टी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ਤੁਹਾਡੇ सामने है, निकाल लो इसे। ए नॉट कितना है 0.10, ए टी कितना है 0.075। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, टी निकालना है, 0.10 माइनस 0.075 अपॉन के, दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। निकाल के देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 8.3 सेकेंड्स के आसपास आएगा। क्लियर हो गया कि कैसे करना है सॉल्व? आ गया बेटा सबका? हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ अकेला भी बोल देते हैं, हाफ लाइफ कितनी है रिएक्शन की, इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं।
बिल्कुल जैसे नाम से पता लग रहा है वैसा ही इसका मतलब है। कितना टाइम रह जाए, कितना टाइम लगेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। मतलब मान लो 100 से शुरू किया, कितना टाइम लगेगा उसको कि वो 50 रह जाए। जो ए था 100 से शुरू किया था और 50 रहने तक का कितना टाइम लगता है, उसको टी हाफ बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर का एक्सप्रेशन अलग है तो नेचुरली टी हाफ की वैल्यू भी हर एक ऑर्डर की डिफरेंट आएगी। हम अभी कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? हम अभी ज़ीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे? हाफ लाइफ टाइम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो निकालने के लिए वी मस्ट नो द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन विच इज़ ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो के टी मैं इधर रखूँ तो मेरा ए नॉट माइनस ए टी, टी हाफ निकालना है मुझे। ठीक है, तो देखना जरा। अच्छा, टी हाफ से पहले टी लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये अब मैं यदि इसको टी हाफ लिखना चाहती हूँ तो टी हाफ है, तो क्या मैं ए टी को ए नॉट बाई टू लिखूंगी? ए टी क्या था, कितना रह गया? 50 रह जाएगा। 50 को क्या मैं 100 बाई टू नहीं लिख सकती? 100 क्या है? शुरू वाला की हुंदा ए नॉट। ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ए नॉट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ए नॉट ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਹਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ तो इट विल बी ए नॉट बाई 2, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 डिवाइड बाय के, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये हाफ लाइफ टाइम है, टी हाफ है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसकी वैल्यू हमेशा ए नॉट बाय 2 के आती है। हाफ लाइफ टाइम जो ज़ीरो ऑर्डर की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की। वो डिपेंड करती है कि इनिशियली कितना ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही हाफ लाइफ टाइम बनेगी ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है, अब तुम मुझे ये निकाल के बताओ टी 100% कितना? टी 100% का मतलब होता है कि रिएक्शन पूरा हो गया। पूरा हो गया मतलब रिएक्टेंट ज़ीरो है, तो कितना टाइम लगा? ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाल के बताओ कि टी 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 80 बाय के। ए नॉट बाय के। नॉट बाय के। ये तो ज़ीरो हो गया ना? वैल्यू तो वही होगी ना मैम, 80 और ए नॉट की इक्वल। तूने क्या बोला था? 80 बाय के? 80 बाय मैम ऊपर वाली वैल्यूज बता दी थी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो टी कंप्लीशन है वो टी हाफ से डबल है? यस मैम। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ना? समझ रहे हो? यस मैम। तो ये चीज़ ज़ीरो ऑर्डर में हो रही है। क्यों हो रही है ये चीज़ ज़ीरो ऑर्डर में? कि रिएक्शन पूरा होने में डबल टाइम लग रहा है। बड़ा लॉजिकल सा लग रहा है, बट वो तुम देखोगे ज़ीरो ऑर्डर में ही हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो है वो रेट कांस्टेंट रहता है। क्योंकि इसमें जो रेट है वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो उस वजह से जो तुम्हारा टी कंप्लीशन है वो टी हाफ से डबल आ रहा है, डबल टाइम लग रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। ठीक, तो एक कल डिस्कस करेंगे बाकी। तुम ये ग्राफ बना के आना, कोशिश करना ए टी वर्सेस टी का, और बनाना तुम ग्राफ आर वर्सेस टी का। बताओ, सोच के अभी वैसे बता सकते हो कैसे ग्राफ्स आएंगे? ये ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट रहता है ना, रेट चेंज नहीं होता क्या है टाइम ये के वाई साथ। एक्सिस में क्या है? टाइम आर, रेट, यस मैम। और ये ऐसा बनेगा, ये ए टी है। इक्वेशन से देख लो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली। ए टी वर्सेस टी का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y हो पैराबोला नहीं गया ए टी। बनेगा? पैराबोला नहीं बनेगा? क्यों? ये पैराबोला कैसे आ जाएगा? इनवर्स पैराबोला।
ये वाली इक्वेशन हो रही है, स्लोप तुम्हारी वो इनवर्स है ना मैम? नहीं, इसमें यही ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन का, वो कुछ और होगा, तुम देखना पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, ए नॉट इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है तुम्हारी माइनस के, नेगेटिव स्लोप है इसलिए नीचे आ रही है। ठीक है, ये कुछ बातें थी जीरो ऑर्डर की, कुछ और भी इनमें चीज़ें बताऊंगी, न्यूमेरिकल कराऊंगी और फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे कल हम। इतना ये रिवाइज करना और टेस्ट की तैयारी करना। ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर। ओके मैम। थैंक यू मैम।